अरे भाई साहब, ये पढ़ो क्या लिखा है। ओल्ड बैड आइडियाज इन न्यू पैकेज। ये हेडलाइन है मनी कंट्रोल के एक आर्टिकल की जो बात कर रहा है यूपीएस की। ये वाला यूपीएस नहीं, ये वाला यूपीएस। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये पुराना बुरा आइडिया है नए पैकेज में। क्यों? वो सारी की सारी हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस पूरे देश में लागू हो गई है। अब देश के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पास, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, एक ऑप्शन है कि या तो वो एनपीएस में ही रहें या यूपीएस में स्विच हो जाएं बिफोर 30 जून 2025। हो सकता है डेट आगे एक्सटेंड हो जाए, बट अभी यही डेट है। इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी यूपीएस का प्रावधान या तो लागू कर दिया है या लागू करने के प्रोसेस में है। वहीं तेलंगाना और पंजाब कुछ ऐसी स्टेट्स है जो इसका विरोध भी कर रही है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यूपीएस स्कीम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए डिग्निटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेकर आएगी। वहीं ऑपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यूपीएस का यू मोदी गवर्नमेंट के यू टर्न को बताता है। अब इनमें से कौन सही है वही हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आखिर एनपीएस के होते हुए गवर्नमेंट यूपीएस लेकर क्यों आई, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके की बेनिफिट्स क्या है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, एनपीएस के कंपैरिजन में ये कहां पे स्टैंड करती है। यूपीएस से जुड़े हुए कुछ फाइन पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ आज मैं एक खास मेहमान को भी बुला रहा हूं जिन्होंने यूपीएस के डेवलपमेंट से लेकर इंप्लीमेंटेशन तक बहुत क्लोजली इस प्रोडक्ट के साथ काम भी किया है और डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट किया है। हाय, आई एम सुनील सैमुअल। मैं प्रोटियन में काम कर रहा हूँ एज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ प्रोडक्ट एंड इनोवेशन फॉर एनपीएस, ईपीवाई एंड नाउ यूपीएस। पिछले 15 साल से एनपीएस इम्प्लीमेंटेशन देख रहा हूँ अक्रॉस स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, EPY across banks and now UPS for central government. इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, ताकि आप निर्णय ले सकें कि क्या आपको एनपीएस में ही रहना है या एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होना है। मैं हूं आपका जागरूक आरजे और आप देख रहे हैं लेबल एडवाइजर। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई एनपीएस जब ऑलरेडी है तो यूपीएस की आवश्यकता क्यों है। इसके लिए आपको पेंशन से जुड़े हुए इन दो शब्दों का मीनिंग समझना होगा, डिफाइंड बेनिफिट और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। डिफाइंड बेनिफिट का मतलब यह है कि आपकी फाइनल सैलरी और आपकी सर्विस पीरियड के हिसाब से फाइनली आपको कितनी पे आउट मिलने वाली है ये ऑलरेडी गारंटीड होती है। आपका जो एम्प्लॉयर है वो टेक केयर करता है कि उसको कितना कॉर्पस बनाना है, कहां पे इन्वेस्ट करना है वगैरह वगैरह, कि आपको जो उसने डिफाइंड बेनिफिट वाली पे आउट अलोकेट कर रखी है वो आपको दे पाए। 2003 तक जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो इसी कैटेगरी में फॉल करती थी। दूसरा है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। इसमें आप अपनी सैलरी से और कुछ आपका एम्प्लॉयर एडिशनली कंट्रीब्यूट करता है कॉर्पस के अगेंस्ट, और उस कॉर्पस की जो वैल्यू बनती है इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के बाद उसके अकॉर्डिंग आपकी पे आउट तय होती है। ये पे आउट डिपेंड करती है कि आप कितना उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। यानी यहां पर जो बेनिफिट है वो डिफाइंड नहीं है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है वो डिफाइंड है। और प्राइमरीली यही एनपीएस का मॉडल है। तो अगर इसका क्रक्स समझे, सार समझे, तो यूपीएस एक ऑप्शनल स्कीम है जो गवर्नमेंट अभी लेकर आई है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश में लागू हुई है। कई सारे स्टेट्स भी अब इसको ग्रेजुअली इंप्लीमेंट करने लग रहे हैं। इसको हम एक तरह से हाइब्रिड पेंशन स्कीम समझ सकते हैं जो कहीं ना कहीं एनपीएस और ओपीएस दोनों के बेनिफिट्स को कंबाइन करती है। अभी ये देश भर के 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन कई सारे स्टेट्स भी इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। यूपीएस को कौन ऑप्ट कर सकता है? नंबर 1, वो सारे एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो 31 मार्च 2025 से पहले एनपीएस में इनरोल्ड हैं। नंबर 2, वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो 1 अप्रैल 2025 के बाद ज्वाइन करेंगे, उनके पास ऑप्शन रहेगा कि या तो वो एनपीएस ऑप्ट करें या फिर यूपीएस। 3, वो सारे एम्प्लॉइज जो रिटायर्ड हैं और करंटली एनपीएस की पेंशन एंजॉय कर रहे हैं, उनके पास भी अपनी एनपीएस पेंशन को यूपीएस में स्विच करने का ऑप्शन रहेगा। एंड 4, लीगली वेडेड स्पाउस ऑफ डिसीज्ड एनपीएस सब्सक्राइबर, यानी ऐसे किसी एनपीएस सब्सक्राइबर जिसकी डेथ हो चुकी है, उनके स्पाउस को भी अगर पे आउट मिल रही है तो वो यूपीएस की पे आउट के लिए एलिजिबल हैं। यूपीएस के लिए जो सर्विस एलिजिबिलिटी है वो 10 साल से ज्यादा की है। अगर 10 साल से कम की सर्विस है तो आप यूपीएस के लिए एलिजिबल ही नहीं है। अगर 25 साल से ज्यादा की सर्विस है तो यूपीएस के अंडर जो मैक्सिमम पेंशन बन सकती है वो आपकी बन जाएगी। और अगर सर्विस 10 साल से 25 साल के बीच में कहीं है तो उसी प्रपोर्शन में आपकी पेंशन बनेगी। कुछ बातें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1,
ये जो ऑप्शन है एनपीएस से यूपीएस में जाने का, ये केवल आपको एक बार मिल रहा है, आप एक बार एक्सरसाइज कर सकते हैं, वापस इसे रिवोक नहीं किया जा सकता। ऐसे एम्प्लॉयज जिन्हें सर्विस से रिमूव किया गया है, डिसमिस किया गया है, वो यूपीएस के एलिजिबल नहीं रहेंगे। एंड लास्टली, इन केस ऑफ डिसीज्ड मेंबर, किसी व्यक्ति की सर्विस में रहते हुए या सर्विस के बाद अगर डेथ हो जाती है, उस केस में उसकी फैमिली को यानी स्पाउस को बेनिफिट तभी मिलेगा जब उसकी प्रीवियसली पहले से शादी हो रखी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इसमें पैसा कितना कटेगा। तो जो एम्प्लॉय का डिडक्शन होगा वो 10% होगा, 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। वहीं जो एम्प्लॉयर है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एडिशनल 10% कंट्रीब्यूट करेगी, यानी एम्प्लॉय का जितना कंट्रीब्यूशन है उससे मैच करेगी, और ये पूरा अमाउंट जाएगा उस एम्प्लॉय के पेंशन अकाउंट में। इसके अलावा एडिशनल 8.5% कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट और देगी, जो जाएगा एक सेंट्रल पूल में, जिसका भी काम होगा जो आने वाली गारंटीड पेंशन है उसे फंड करना। ये एक सेपरेट कॉर्पस बनाई है गवर्नमेंट ने, जो मे बी से इन अ फाइनेंशियल ईयर दे विल डिसाइड, फॉर एग्जांपल देयर आर एक्स मेनी एम्प्लॉयज हु हैव जॉइंड सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके लिए इतना बनेगा, वो अमाउंट वो कॉर्पस में डाल देंगे, वो इन्वेस्टेड रहेगा। जब जब उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी पूल कॉर्पस से पेंशन देने के लिए, उसके लिए होगा। पूल कॉर्पस में दो तरह के अमाउंट जाएंगे, एक जो 8.5% है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, दूसरा जो है एट द टाइम ऑफ एग्जिट, अगर एम्प्लॉय फुल एश्योर्ड पेंशन पे आउट लेना चाह रहा है तो उस वक्त एम्प्लॉय का जो पैसा है, जो उनका इंडिविजुअल कॉर्पस है, अगर वो 60% भी नहीं ले रहे हैं, फुल पेंशन लेना चाह रहे हैं, फुल पे आउट लेना चाह रहे हैं, तो वो पैसा भी यही पूल में जाएगा। तो दिस विल बी एन एक्यूमुलेटेड कॉर्पस विच विल बी यूज फॉर पे आउट्स फॉर ऑल द रिटायरीज हु विल बी मूविंग आउट फ्रॉम यूपीएस। अगर एनपीएस से कंपेयर करें तो ये जो अमाउंट था वो 10% प्लस 14% था, यानी उससे थोड़ा ज्यादा अमाउंट गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। एक और बात ध्यान रखिए, ये जो अमाउंट है ये आपकी एक्चुअल ड्रॉन सैलरी पर है, ऐसा ईपीएफ की तरह कोई इसमें सीलिंग नहीं है। ये तो बात हो गई कंट्रीब्यूशन की, लेकिन अब जब कंट्रीब्यूशन जमा करा दिया है तो फाइनली पे आउट कितनी बनेगी, बेनिफिट्स क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है, वो समझते हैं। तो यूपीएस के साथ जो सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे मेजर बेनिफिट है वो है एश्योर्ड पे आउट। अगर किसी भी एम्प्लॉय की सर्विस 25 साल से ज़्यादा है तो उसकी जो भी लास्ट 12 महीनों की एवरेज बेसिक सैलरी है उसका 50% उसे गारंटीड पे आउट मिलेगी। अगर सर्विस टेन्योर 10 साल से 25 साल के बीच में है तो उसके सर्विस टेन्योर के प्रोपोर्शन में जो 50% ऑफ बेसिक पे आउट वाला जो अमाउंट है वो उसी प्रोपोर्शन में थोड़ा कम हो जाएगा। एंड अनलाइक एनपीएस, इसमें एक मिनिमम गारंटी पे आउट का भी अमाउंट है कि मिनिमम 10,000 रुपए की पे आउट तो बनेगी ही बनेगी। अगर मान लीजिए सब कैलकुलेशन के बाद 5,000 की पेंशन आ रही है तो भी 10,000 रुपए की मिनिमम पेंशन बन जाएगी। तो अब ये फॉर्मूला समझिए, मंथली पे आउट इज इक्वल टू 50% ऑफ एवरेज लास्ट 12 मंथ की बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाय क्वालिफाइंग मंथ्स ऑफ सर्विस डिवाइड बाय 300। यहाँ पर 300 नीचे इसलिए क्योंकि 25 साल की सर्विस मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स, तो ये 300 होता है। और अगर मान लीजिए आपकी उसी प्रोपोर्शन में से 150 मंथ्स की सर्विस है तो ओवरऑल आपकी पेंशन 150 बाय 300 यानी जो भी बनता अमाउंट उसका हाफ हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक और फैक्टर आता है जो होता है कॉर्पस एडजस्टमेंट फैक्टर। ये क्या है? ये कॉर्पस एडजस्टमेंट फैक्टर बनता है इंडिविजुअल कॉर्पस डिवाइड बाय बेंचमार्क कॉर्पस से। अब ये इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस दोनों को हम समझते हैं। एवरी जो सब्सक्राइबर है उनका मंथली जो कंट्रीब्यूशन है विच इज़ बेसिकली 10% उनको कंट्रीब्यूट करना है, 10% गवर्नमेंट देगी, ठीक है, वो एक्यूमुलेट हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर। एंड 8.5% है विच गवर्नमेंट इज प्रोविजनिंग फॉर पे आउट। अब ये कॉर्पस जो है दैट कॉर्पस हैज़ टू बी सिस्टमैटिकली इन्वेस्टेड। इन्वेस्टमेंट के लिए एक डिफ़ॉल्ट पैटर्न का ऑप्शन दिया है, उस डिफ़ॉल्ट पैटर्न ऑफ स्कीम में इन्वेस्ट होगा। उसके लिए एक बेंचमार्क कॉर्पस डिफाइन किए, वो बेंचमार्क कॉर्पस और आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस इक्वल है तो आपको इक्वल मतलब आपको फुल पेंशन अकॉर्डिंगली दिया जाता है। उसमें से इफ़ देयर इज़ अ रिडक्शन, जैसे मैंने फाइनल विड्रॉल परसेंटेज बोला, या फिर आपने बीच में पार्शियल कोई विड्रॉल की है, तो प्रोपोर्शनेट आपका इंडिविजुअल कॉर्पस कम हो गया, आपका बेंचमार्क कॉर्पस फिक्स्ड है, तो इंडिविजुअल कॉर्पस जितना कम हुआ, बेंचमार्क कॉर्पस जो है उसका प्रोपोर्शनेट उतना पेंशन रिड्यूस हो रहा है। तो बेसिकली इसमें कंपोनेंट ये है आपका रेगुलर कंट्रीब्यूशन, जब तक आप एम्प्लॉयड हैं टिल फॉर द कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, वो रेगुलरली कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। उस कंट्रीब्यूशन का इन्वेस्टमेंट डिफ़ॉल्ट पैटर्न में होना चाहिए और देयर शुड नॉट बी एनी
विड्रॉल, इफ देर इज अ विड्रॉल तो देर विल बी अ प्रोविजन कि वो आप पैसा बाद में भर सकें। अगर ये करते हैं देन ओनली यू आर गारंटीड फॉर एन एश्योर्ड पे आउट। चिंता मत करो, ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गए, मैं आपको सारे नंबर्स एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल 1, 28 साल की सर्विस है, इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा है तो कोई लफड़े की बात नहीं है, फुल पेंशन बनेगी। एवरेज जो बेसिक है लास्ट महीने की वो है 60,000 रुपये। टोटल जो सर्विस के मंथ्स है वो हमने कैलकुलेट कर लिए, विच इज़ 336, क्योंकि 28 साल की सर्विस है, वो भी 300 से ज़्यादा है तो वो भी कोई डिडक्शन नहीं होगा। अब जो हमारा टेन्योर एडजस्टमेंट का नंबर आ रहा है वो क्योंकि 338 मंथ्स काम किया विच इज मोर देन 300, ये भी नंबर हो जाएगा पूरा 1। और जो लास्ट इंडिविजुअल कॉर्पस डिवाइड बाय बेंचमार्क कॉर्पस वाला नंबर है, चूंकि हमारा कॉर्पस बेंचमार्क से ज्यादा है तो ये नंबर भी 1 हो जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है, 50% ऑफ 60,000 ये बन गया 30,000, यानी फाइनली पे आउट बन जाएगी 60,000 का 50% 30,000। ज्यादातर सिनेरियोज में यही नंबर बनेगा। आपको जो सबसे लास्ट वाला फैक्टर है इसके बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता अभी नहीं है। अब दूसरे एग्जांपल में सिनेरियो ये है कि सर्विस 18 साल की है, 25 साल से कम है। तो इस केस में जो हमारी एवरेज बेसिक है वो है मान लीजिए 50,000 रुपए, जो मंथ्स हो गए सर्विस के वो हो गए 216। तो हमारा जो कैलकुलेशन बनेगा वो बनेगा 50% ऑफ 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 216 डिवाइड बाय 300, और जो ICBC है वो नंबर हमारा 1 ही है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो ओवरऑल जो पे आउट बन रही है वो 18,000 बन रही है। अगर पूरी हमारी सर्विस होती, प्रॉपर सर्विस होती 25 साल से ज़्यादा की, तो इस केस में हमारी जो पे आउट थी वो 25,000 रुपये बनती, लेकिन चूंकि 18 साल की ही सर्विस है तो प्रपोर्शनेटली थोड़ा अमाउंट कम हो गया। अब ये एग्जाम्पल देखिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें 10 साल की ही सर्विस है और जो इंडिविजुअल कॉर्पस है वो बेंचमार्क कॉर्पस से थोड़ा कम भी है। यहाँ पे जो एवरेज पे है 20,000 रुपये, किसी भी कारण से जॉब से रिजाइन करना पड़ गया 10 साल के बाद, वॉट एवर मे बी द रीजन, जो मंथ्स ऑफ सर्विस हो गए वो 10 साल के हिसाब से हो गए 120, और जो इंडिविजुअल कॉर्पस डिवाइड बाय बेंचमार्क कॉर्पस का रेशियो है वो यहाँ पर है 0.9। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें 50% ऑफ 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, ये नंबर जो हमारे पास निकल के आता है ये निकल के आता है 3,600 रुपये। लेकिन हमने एक रूल बताया था कि मिनिमम ही पे आउट 10,000 रुपये की बनेगी, तो इस केस में फिर भी 10,000 रुपये की पे आउट तो बनेगी ही बनेगी। यूपीएस का दूसरा बड़ा बेनिफिट विच इज डियरनेस रिलीफ, ये समझाने के लिए मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर, जिनकी अभी रिसेंटली हाल ही में डेथ हुई है, जिन्होंने अपनी सर्विस रेलवे से शुरू करी थी और लगभग 35-38 साल उन्होंने रेलवे में बिताए थे। जब वो 1995 में रिटायर हुए थे उस समय उनकी पेंशन मात्र कुछ 5-7 हज़ार रुपये थी, लेकिन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ उनकी पेंशन बढ़कर 40-50 हज़ार रुपये के आसपास हो गई थी। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ द नंबर डियरनेस रिलीफ। सरकार हर 6 महीने में एक नंबर डिक्लेयर करती है, वो ये बताता है कि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग जिन लोगों को पे आउट मिल रही है उसकी पेंशन कितने परसेंटेज से बढ़ जाएगी। करंटली ये नंबर लगभग 55% के आसपास चल रहा है। मतलब मान लीजिए किसी की अगर पे आउट 10,000 रुपये है तो डियरनेस रिलीफ जोड़ने के बाद उसकी पेंशन 10,000 प्लस 55% ऑफ 10,000 15,500 रुपए हो गई है। मतलब यूपीएस के पे आउट होल्डर्स के लिए एक बार जो पेंशन शुरू हो गई वो ये नहीं कि आने वाले 10, 15, 20 सालों तक वही पेंशन चलती रहेगी। हर 6 महीने बाद जो डीआर का नंबर नया बनेगा उसके हिसाब से उनकी पे आउट बढ़ती चली जाएगी। मतलब जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसी हिसाब से डीआर का नंबर बढ़ेगा, उसी हिसाब से उनकी पे आउट रिवाइज होती रहेगी। अगर आप थोड़े खोजू प्रवृत्ति के और जानना चाहते हैं कि डीआर का नंबर, डीए का नंबर गवर्नमेंट एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करती है, तो नीचे कमेंट में लिख दो, बना दो, हम एक वीडियो बनाएंगे इस पर। यूपीएस का थर्ड बेनिफिट, अगर यूपीएस के किसी सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके स्पाउस को उसको जितनी भी पे आउट मिल रही थी उसका 60% पे आउट लाइफ टाइम मिलेगी, और इस पर डियरनेस रिलीफ का बेनिफिट भी मिलेगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी ओरिजिनल पे आउट यानी 30,000 रुपये, उससे ये पे आउट 55% डियरनेस रिलीफ के साथ मिल रही थी, यानी 30,000 रुपये प्लस 55% ऑफ 30,000 उसकी जो पेंशन बन रही थी वो 46,500 रुपये बन रही थी। अब अनफॉर्चुनेटली इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो इस केस में इसकी वाइफ को कितनी पे आउट लेगी? सबसे पहले वो पे आउट अमाउंट कैलकुलेट होगा 60% ऑफ 30,000 यानी 18,000 रुपये, प्लस इस 18,000 रुपये पे वाइफ को भी 55% का डियरनेस रिलीफ मिलता रहेगा, यानी जो नई पे आउट बन जाएगी वो बन जाएगी 27,900 रुपये। यानी इस व्यक्ति के डेथ के बाद भी वाइफ को 27,900 रुपये की पे आउट मिलती रहेगी। यूपीएस का चौथा बेनिफिट, रिटायरमेंट के समय आपको एक लमसम पैसा भी मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा वो बताएगा ये फॉर्मूला। आपकी जो भी लास्ट बेसिक प्लस डीए है उसका 10% मल्टीप्लाइड बाय आपके 6 महीने के कितने टेन्योर हुए हैं।
इसको भी एग्जाम्पल से समझो। मान लो किसी व्यक्ति की लास्ट बेसिक पे है 45,000 रुपये और करंटली जो 55% डीए और डीआर दोनों की रेट चल रही है, उसके हिसाब से इसका डीए बन जाता है 24,750 रुपये। अब जो टोटल इसकी सैलरी बन रही है हर महीने वो बन रही है 69,750 और इसका 1/10 हो गया 6,975। अब डिपेंडिंग अपॉन कितनी सर्विस है एक मल्टीप्लायर फैक्टर इसके साथ जुड़ जाएगा। अगर मान लीजिए 10 साल की सर्विस है तो टोटल 6 महीने के कितने पीरियड हो गए 20, तो इस पूरे अमाउंट को 20 से मल्टीप्लाइड कर दिया जाएगा, यानी 6,975 मल्टीप्लाइड बाय 25 लगभग 1,40,000 रुपए की एक लमसम अमाउंट रिटायरमेंट के समय इस एम्प्लॉय को मिलेगी। वहीं अगर 25 साल की सर्विस है तो ये जो 6 महीने के टेन्योर है ये बन जाते हैं 50 टेन्योर्स, तो इस पूरे फॉर्मूले में 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 3.5 लाख रुपए तक का लमसम अमाउंट बन जाएगा। आपका जो पैसा एनपीएस में जाता है उसे अलग अलग फंड मैनेजर्स जो आपने डिफाइन कर रखी है स्कीम उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। यूपीएस में भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास 3 फंड मैनेजर्स का ऑप्शन रहता है और इन 3 स्कीम्स में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन रहता है। अगर वो इन 3 स्कीम में से कोई नहीं चुनते हैं तो जो डिफॉल्ट स्कीम है उसमें ही उनका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। डिफॉल्ट स्कीम में 85% जो पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाता है और 15% पैसा इक्विटी में जाता है। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन है उनके पास है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ऑप्शन जिसमें 100% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाएगा, उनके पास है LC25 ऑप्शन जिसमें मैक्सिमम 25% जो पैसा है वो इक्विटीज में जाएगा, बाकी डेट और दूसरे इंस्ट्रूमेंट में जाएगा, एंड लास्टली LC50 का ऑप्शन जिसमें 50% पैसा इक्विटीज में जाएगा, बाकी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में जाएगा। इसमें आपको ध्यान देना है अगर आपने डिफॉल्ट ऑप्शन चुन रखा है तो आपको बेंचमार्क कॉर्पस के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं चुना है तो उस समय रिटायरमेंट के समय अगर आपका कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से थोड़ा ज़्यादा हुआ तो आपको जितना भी पैसा है वो मिल जाएगा। अगर बेंचमार्क कॉर्पस से कम हुआ तो उसी प्रोपोर्शनल में या तो आपकी पेंशन कम हो जाएगी या उतना पैसा आपको जमा कराना पड़ेगा सरकार के पास, तब आपकी पेंशन जो एक्चुअल बनती उतनी बन पाएगी। हमारा जो वेबसाइट है enps.nsdl.com, वहाँ पे हमने कैलकुलेटर बना रखी है। बेसिकली ये जो कैलकुलेटर अभी रिटायरीज़ के लिए हमने बनाया है, तो जो रिटायरीज़ हैं जो देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो कॉर्पस, हमारा पेंशन कितना बनता है, वो देखने के लिए वो ये कैलकुलेटर में अगर enps.nsdl.com के वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पे यूपीएस कैलकुलेटर फॉर रिटायरीज टिल 31 मार्च करके देयर इज़ एन ऑप्शन। तो वहाँ पे आप कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे तो देन द सिस्टम विल कैलकुलेट, द कैलकुलेटर विल कैलकुलेट कि आपका ऑन दिस बेसिस व्हाट इज़ योर मंथली पे आउट, तो वो पूरा कैलकुलेट करके देगा। यूपीएस से क्या हम बीच में कुछ पैसा निकाल सकते हैं, क्या एडिशनल कुछ लमसम पैसा निकाल सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। रिटायरमेंट के समय जिस तरह से एनपीएस में आपका 60% पैसा लमसम निकालने का ऑप्शन है और 40% की आप एन्युइटी खरीद के पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरीके से यूपीएस में भी जितना भी आपका कॉर्पस बना है उसका 60% आप लमसम विड्रॉ कर सकते हैं। आपका जो एडमिसिबल पे आउट बनता है वो इस फॉर्मूले से डिफाइंड होता है। अश्योर्ड पे आउट जो आपको मिल रहा है एज पर बेंचमार्क कॉर्पस मल्टीप्लाइड बाय IC डिवाइड बाय BC, मतलब आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस है अगर उससे ज़्यादा है या कम है उसके हिसाब से ये फैक्टर ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस FW। यहाँ पर FW है फाइनल विड्रॉल इन परसेंटेज पॉइंट जो मैक्सिमम 60% हो सकता है। तो मान लीजिए अगर आप 60% मैक्सिमम विड्रॉ कर रहे हैं तो ये 1 माइनस 0.6 हो जाएगा। तो फाइनल विड्रॉल परसेंटेज वो है जब वो एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन, जब वो सुपरएनुएट करते हैं, एट द टाइम उनके पास चॉइस है कि वो फुल पेंशन लेना चाहते हैं, मतलब 25 ईयर्स ऑफ सर्विस भी उनकी हुई है और वो फुल पेंशन लेना चाहते हैं, तो ये 60% से वो नहीं ले सकते अगर वो फुल पेंशन ड्रॉ करना चाह रहे हैं। अगर वो फुल पेंशन नहीं लेना चाह रहे हैं तो 60% निकाल सकते हैं, लेकिन वो 60% ये का इम्पैक्ट ये होगा कि उनका प्रोपोर्शनेट पेंशन रिड्यूस हो जाएगा। एश्योर्ड जो उनका पे आउट है, एडमिसिबल पे आउट उनका उतना रिड्यूस हो जाएगा टू दैट एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट। इसके अलावा एनपीएस के तरह ही यूपीएस में भी कुछ पार्शियल विड्रॉल के ऑप्शन मिलेंगे आपको। 3 बार मैक्सिमम पार्शियल विड्रॉल किया जा सकता है। अप टू 25% ऑफ सेल्फ कंट्रीब्यूशन को ही पार्शियली विड्रॉ किया जा सकता है, वो भी कुछ इन चुनिंदा रीजंस में, जैसे कि कोई हेल्थ कंसर्न हो गया या हाउस बनाना है वगैरह। जो पैसा यूपीएस से आपने निकाला है, अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस है वो बेंचमार्क कॉर्पस से नीचे नहीं जाए, तो वो पैसा आप इस कॉर्पस में लौटा भी सकते हैं। एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट कैसे करना है? देयर इज अ A2 फॉर्म, इसको हम A2 फॉर्म बोलते हैं। इट इज अ फॉर्म फॉर विच एनेबल्स यू टू माइग्रेट फ्रॉम NPS टू UPS। तो ये जो फॉर्म है
या आप चाहे तो आपके जो ऑफिस है, मतलब हम उसको ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिस बोलते हैं, तो वहाँ पे ये दे कैन सबमिट इन फिजिकल फॉर्म। अगर फिजिकल नहीं करना है, देयर इज अ डिजिटल वे टू डू इट। जैसे मैंने पहले बताया था, ENPS वेबसाइट में आना है, वहाँ पे देर इज ऑप्शन माइग्रेट फ्रॉम NPS टू UPS, सो वेर इन उनको अपना परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, थ्रू एन OTP दे गेट वेरीफाइड एंड दे आर जस्ट सबमिटिंग देयर इंटेंट टू माइग्रेट। एक बार ये ऑनलाइन सबमिट हो जाता है तो ये जो रिक्वेस्ट है उनके ऑफिस को, यानी ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिस को फॉरवर्ड हो जाता है, मतलब डिजिटली। The drawing and disbursing office then verifies the request, and then their subsequent office, which is a pay and account office, वो और रिक्वेस्ट को ऑथराइज करता है, एंड पोस्ट दैट आप जो है NPS से माइग्रेट होके UPS से टैग हो जाते हैं। आपको एक UPS का टैग पैन कार्ड भी मिल जाता है, एंड ऑल योर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन UPS माइग्रेट्स टू NPS माइग्रेट्स टू UPS। बट एक ही है, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया था, एक बार अगर जो मैंने चॉइस लिया है देन दैट इज इरिवोकेबल, और फिर आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो एग्जिस्टिंग जो NPS रिटायरीज हैं हु हैव सुपर एनुएटेड ऑन और बिफोर 31st मार्च, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू क्लेम UPS बेनिफिट्स। ठीक है, तो उनके लिए एक प्रोसेस डिफाइन की गई है, जिसमें उन्हें एक फॉर्म अंडर रेगुलेशन वो डिफाइन किया है, विच इज कॉल्ड द B2 फॉर्म, विच इज बेसिकली टू क्लेम द UPS बेनिफिट। तो उसमें अगेन उनके लिए भी टाइम पीरियड यही दिया गया है कि 1 अप्रैल से, मतलब विद इन 3 months दे हैव टू क्लेम द बेनिफिट। उनको ऑप्शन है दोनों, अगेन हियर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोविजन है। उसमें बेसिकली उनके प्रान और उनके जो लीगली वेडेड स्पाउस के डिटेल्स वगैरह देके दे हैव टू सबमिट द रिक्वेस्ट। वो रिक्वेस्ट जैसे सबमिट हो जाता है तो उनके नोडल ऑफिस को वो रिक्वेस्ट जाता है। तो नोडल ऑफिस जो रिमेनिंग डिटेल्स, उनके सर्विस डिटेल्स हैं, वो फिल करते हैं, जैसे उनका लास्ट ड्रॉन बेसिक क्या है, वो सारा डिटेल्स भर के, उनकी क्वालिफाइंग सर्विस क्या है, वो वगैरह भर के they submit the request subsequently, which is authorized by the pay and account office of the employee, and subsequent authorization by NPS trust। तो ये सारा लेग हो जाने के बाद the payout starts। so this is the process where the existing retirees can also claim the UPS benefits। बाकी केसेस में भी जो फॉर्म्स आपको फिल करने हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इससे पहले कि हम एक्चुअल कैलकुलेशंस की बात करें, मैं एक बार आपको NPS और UPS का डिफरेंस समझा रहा हूं फाइनली एक स्क्रीन पर। तो देखो, UPS में जो आपकी पे आउट है वो फिक्स्ड है, गारंटीड है, 50% ऑफ योर लास्ट बेसिक सैलरी। वहीं NPS के केस में आपकी जो भी पेंशन बनेगी वो डिपेंड करेगा आपके कॉर्पस पर, आपके रिटर्न पर, मार्केट पर, सब जगहों पर। UPS में मिलता है आपको इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन पेंशन के ऊपर, मतलब जो आपकी फाइनल पेंशन बनेगी उसके ऊपर जो भी डियरनेस रिलीफ के नंबर है उसके हिसाब से पेंशन का अमाउंट साल दर साल इंक्रीज होता चला जाएगा। वहीं NPS के केस में एक बार रिटायरमेंट के समय जो आपकी पेंशन अमाउंट फिक्स हुई, मान लीजिए अगले 10, 15, 20 सालों तक वही पेंशन आपकी चलती रहेगी, यानी इन्फ्लेशन के साथ उस पेंशन की वैल्यू कम होती चली जाएगी। UPS में मिनिमम 10,000 रुपए का पे आउट मिलेगा, NPS में मिनिमम का कोई गारंटी नहीं है। UPS में आपको एक लम सम अमाउंट मिलता है इस फॉर्मूले के हिसाब से, प्लस जो भी आपका कॉर्पस बना है उसका आप 60% विड्रॉ कर सकते हैं। NPS के केस में भी जो आपका कॉर्पस बना है उसका मैक्सिमम 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं। UPS के केस में जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 10% प्लस 8.5% है, वहीं NPS के केस में ये 14% है। UPS में सब्सक्राइबर की डेथ के बाद उसके स्पाउस को 60% पेंशन लाइफ टाइम मिलती रहेगी, लेकिन अगर स्पाउस की भी डेथ हो जाती है उसके बाद बच्चों को कोई अमाउंट नहीं मिलेगा। लेकिन NPS के केस में डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आपने ऑप्शन चुना है, मान लीजिए आपने अपने अलावा अपने स्पाउस की पेंशन का भी प्रावधान चुना है, तो आपके बाद आपके स्पाउस को पेंशन मिलती रहेगी, और उसके बाद स्पाउस की भी डेथ हो जाती है उसके बाद अगर आपने रिटर्न ऑफ परचेज ऑप्शन चुना है तो आपके और आपके स्पाउस के डेथ के बाद जितना भी जो आपका पहले लमसम अमाउंट था जो आपने एन्युइटी प्रोवाइडर के पास जमा कराया था वो पूरा के पूरा आपके बच्चों को मिल जाएगा। लेकिन UPS के केस में ऐसा कोई लमसम अमाउंट नहीं मिलेगा। अगर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए NPS और UPS दोनों में ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लिमिटेड है। आपके पास एक्टिव चॉइस का ऑप्शन नहीं है, आपके पास LC75 का ऑप्शन नहीं है। जो गवर्नमेंट ने प्री डिफाइंड ऑप्शन दे रखे हैं वो NPS और UPS दोनों में ही सेम दे रखे हैं। लेकिन UPS के केस में आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, आपको तो सिर्फ बेंचमार्क कॉर्पस के बारे में ध्यान रखना है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो भी आपकी जो पे आउट है वो 50% गारंटीड रहेगी। अब देखो, मैंने और हमारी टीम ने करी बहुत सारी गणित, और उस गणित से हमने कंपेयर करने की कोशिश करी अलग अलग सिनेरियोज में कि NPS और UPS में किस में ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। अब जो कंडीशन लिए मैं आपको समझाता हूँ।
मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ 1 अप्रैल 1990 को, उसने अभी नौकरी ज्वाइन करी और 60 साल में वो रिटायर होगा, मतलब 25 साल की उसकी नौकरी हो जाएगी। कैलकुलेशन आसान रखने के लिए अभी मान लेते हैं कि उसकी 1 लाख रुपए की मंथली सैलरी है और उसकी सैलरी हर साल 5% से बढ़ रही है। उसका जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है वो 10% प्लस 14%, यानी 24% उसका एनपीएस में जमा हो रहा है। और लाजमी सी बात है कि ये अमाउंट भी हर साल 5% से बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग ऑप्शंस में हम एग्जांपल के लिए चूज कर लेते हैं। एक हम जी स्कीम चूज कर लेते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाली, और एक LC50 चूज कर लेते हैं। दोनों में ही जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जाएगा वो करीब 1 करोड़ 37 लाख रुपए का जाएगा। रिटर्न जो बनेगा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करीब 3 करोड़ 44 लाख का बनेगा। वहीं LC50 अगर स्कीम चुन लेते हैं तो रिटर्न बन जाएगा करीब 4 करोड़ 49 लाख का। इसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसमें जो अज्यूम किया गया रिटर्न अमाउंट दैट इज 8.28%। वहीं जो LC50 उसमें जो रिटर्न अज्यूम किया गया है वो है 9.72%। अब अगर पहले केस में 60% लमसम ले लें तो लगभग 2 करोड़ रुपए लमसम मिल जाएगा। बचे हुए 1 करोड़ 37 लाख की एन्युइटी खरीदी जाएगी, और जो मैक्सिमम एन्युइटी अभी एन्युइटी प्रोवाइडर्स दे रहे हैं, मान लीजिए आगे भी उतना ही रेट में देंगे, तो करीब 85,000 रुपीज़ का पेंशन बनेगा। अगर मान लीजिए हमें बिल्कुल ही लमसम नहीं चाहिए, पूरे की एन्युइटी खरीद लें, तो 2,13,000 रुपए की मंथली हमारी जो पेंशन है वो बन जाएगी, अगर 100% की हमने एन्युइटी खरीद ली। LC50 के केस में अगर 60% लमसम निकाल लिया, 40% की एन्युइटी खरीदी, तो 1,11,000 रुपए की पेंशन बनेगी मंथली। वहीं अगर 100% अमाउंट की एन्युइटी खरीद ली तो 2,77,000 रुपए की पेंशन बनेगी। अब यही नंबर यूपीएस में डालते हैं और देखते हैं उसमें कितनी पेंशन बन जाएगी। तो देखो 5% के हिसाब से हर साल सैलरी बढ़ रही है। गवर्नमेंट ने 5 इस तरह से बढ़ती ही नहीं, लेकिन मैंने अजम्पशन कर लिया है क्योंकि दोनों की कैलकुलेशन एक किसी क्राइटेरिया पे करनी पड़ेगी। अगर इससे थोड़ी कम बढ़ेगी या ज़्यादा बढ़ेगी तो दोनों में नंबर उसी हिसाब से इम्पैक्ट हो जाएंगे। तो 1 लाख रुपए की सैलरी 25 साल के बाद रिटायरमेंट के समय हो जाएगी 3,38,000 रुपए। अब ये रियलिस्टिक है या नहीं है नीचे कमेंट में बता देना, बट मैंने सिर्फ अजम्पशन लिया और दोनों में सेम अजम्पशन लिया है, तो जो कंपैरिजन है वो तो प्रॉपर ही रहेगा। और करंट जो हमारा डियरनेस रिलीफ चल रहा है वो 55% के आसपास चल रहा है। अब मान लीजिए हर साल 6% से ये डियरनेस रिलीफ हमारा इंक्रीज होता चला जाता है। 6% क्यों माना है? क्योंकि लगभग इन्फ्लेशन भी इसी रेंज में रहता है और हर क्वार्टर के बाद लगभग 3% हो जाता है। अब हो सकता है फ्यूचर में इतनी तेज़ी से ना बढ़े या इससे भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाए, वो तो सब फ्यूचर की बात है, मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ। तो करंट 55% प्लस 25 सालों में हर साल 6% से बढ़ा, तो कुल मिलाकर 205% का डियरनेस रिलीफ हमारा बन जाएगा। तो आज से 25 साल बाद सबसे पहले तो लमसम अमाउंट कितना बनेगा? 10% प्लस बेसिक प्लस डीए। तो हमारी डीए अमाउंट उस समय का हमारी बेसिक के हिसाब से इतना होगा। ये बहुत ज़्यादा है, मतलब बेसिक से डबल का डीए है, होगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट अभी के कैलकुलेशन के हिसाब से ये बन रहा है। तो कुल मिलाकर उस समय करीब 51 लाख रुपए इस पर्टिकुलर केस में फिक्स्ड मिल जाएंगे बंदे को, लमसम मिल जाएंगे। और जो पे आउट बनेगी 50% ऑफ बेसिक उस समय की, और मान लेते हैं यही एवरेज है लास्ट 10 महीने की 3,38,000 रुपये, उसका 50% प्लस 205% जो हमारा डीआर है, तो इसका 205% एडिशनल इसमें ऐड करेंगे तो लगभग 5,16,000 रुपये की पे आउट इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के हिसाब से बन रही है। अब ये नंबर मेरे थोड़े डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं, अगर मैंने कहीं गलती करी है तो आप मुझे मिस्टेक बता देना कि नहीं ये नंबर ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। बट मुझे लग रहा है कि एनपीएस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पेंशन यूपीएस में बन रही है। क्यों बन रही है इतने साल आगे की पता नहीं। अगर इसी केस में आपको एनपीएस से इतनी ही पेंशन चाहिए, लगभग 5 लाख रुपए के आसपास की पेंशन चाहिए, तो आपको कितना % रिटर्न एक्सपेक्ट करना पड़ेगा मार्केट से? आपके एनपीएस के कॉर्पस से लगभग 15% का। अगर 15% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन 25 सालों के दौरान, तो फिर आपका जो एनपीएस का पेंशन अमाउंट है वो यूपीएस के पेंशन अमाउंट से ये सारे क्राइटेरिया मैच करते हुए मैच हो जाएगा। अब ये मैंने इसी क्राइटेरिया के हिसाब से सारे नंबर कैलकुलेट किए हैं। आपके क्राइटेरिया के हिसाब से आप इसी तरह से एक फ्रेमवर्क बना के अपने नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो बहुत लंबे फ्यूचर की बात हो गई, मुझे नहीं पता उस समय तक इन्फ्लेशन कैसा रहेगा, उस समय तक बाकी सारी चीज़ें कैसी रहेगी, लेकिन हम एक नियर फ्यूचर के एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने एनपीएस 2004 में ज्वाइन किया, क्योंकि 2004 से एनपीएस लगा है, और 25 साल की सर्विस के बाद वो रिटायर हो जाता है, 2029 में मान लो रिटायर हो जाता है। ज्वाइनिंग के समय उसकी सैलरी मान लेते हैं 40,000 रुपये, सेम इंक्रीमेंट लगाते हैं 5% इंक्रीमेंट हर साल, तो सैलरी एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट हो जाएगी 1,35,000 रुपये की। अब जो डीआर है 5 साल के बाद यानी 2029 में जो डीआर रेट मान लें वो हम मान लेते हैं 55% प्लस हर साल का 6% और जोड़ दिया तो 30% और जोड़े, यानी 85% डीआर मान लिया। तो ये सारे क्राइटेरिया के हिसाब से 2029 में जब रिटायर होगा तो उसकी यूपीएस की जो पे आउट जाएगी वो 1,25,000 रुपये की बनेगी।
अब एनपीएस में अगर सेम नंबर डालें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और LC25 में, विच इज 8.28% रिटर्न और 9.72% रिटर्न, जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है एनपीएस कैलकुलेटर में, तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट के बाद रिटर्न फाइनल कॉर्पस बन जाएगा वो एक केस में करीब 1,50,00,000 रुपए और दूसरे केस में 1,84,00,000 बनेगा। और जो मंथली पे आउट बन जाएगी, मान लेते हैं पूरे अमाउंट की ही हमने कॉर्पस का हमने पे आउट खरीद ली, तो वो बनेगी 92,000 रुपीज़ एंड 1,14,000 रुपीज़, जो दोनों ही यूपीएस की जो 1,25,000 बन रही है उससे पहले से ही कम है। और यूपीएस में तो उसके बाद भी जैसे जैसे डीआर आते जाएंगे अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। ये भी अगेन मैंने कैलकुलेशन करी है। आई एम नॉट श्योर वेदर दिस कैलकुलेशन और दीज नंबर्स विल होल्ड ट्रू इन ऑल द सिचुएशन, बट इस सिचुएशन में ये नंबर यही आ रहे हैं। अगर इसमें कहीं मिस्टेक है तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि ये ऐसा नहीं ऐसा होगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू करेक्ट दैट एज वेल। सो माई फाइनल थॉट्स बेस्ड ऑन ऑल द नंबर्स, आई एम लिटिल कन्फ्यूज्ड, बट जैसे लोग विरोध कर रहे हैं, यूपीएस को बुरा आइडिया बोल रहे हैं, मुझे तो क्लोज भी नहीं लगता। इट लुक्स लाइक अ गुड स्कीम, इट लुक्स लाइक अ ग्रेट ऑप्शन जिसे कंसीडर किया जाना चाहिए। इस पर आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए और समझना चाहिए कि वेदर आपके पास एनपीएस में रहने से ज़्यादा फ़ायदा है ये यूपीएस में जाने में। एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैंने जो कैलकुलेशन करी उसमें तो हर बार ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से यूपीएस बाहर निकल के आ रहा है। प्लस इसके साथ आपको ये एक मेंटल कंफर्ट भी देता है, आपको ज़्यादा हेडेक भी नहीं लेना है, एक गारंटीड पे आउट को मिल जा रही है, आपके बाद आपकी फैमिली को भी पेंशन मिल जा रही है। हाँ, एनपीएस में एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर रिटर्न ऑफ परचेज वाला जो एनवीटी अमाउंट दिया गया है वो आपने ऑप्शन चूज किया है तो आपको पेंशन के बाद आपके बच्चों को एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन ठीक है, हम दुनिया में नहीं रहे तो उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा। अगर आपने बच्चों को सक्षम बना दिया तो उनको उस पैसे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, होपफुली। आप में से जो लोग यूपीएस ऑप्ट करना चाहते हैं उससे ऑनलाइन भी ऑप्ट किया जा सकता है ऑन प्रोटियन वेबसाइट, जो इस समय यूपीएस का एकमात्र सीआरए है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। जितनी भी इंफॉर्मेशन हम दे सकते थे हमने देने की कोशिश करी है। हर एक वीडियो को बनाने में एलएलए के हमें बहुत सारी रिसर्च, मेहनत, एफर्ट, एडिटिंग लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाना, उससे हमें एक भरोसा मिलता है ऐसे ही वीडियो आपके लिए लगातार बनाए रखने के लिए। इसके अलावा हमने एक डिटेल्ड वीडियो एनपीएस पर भी बना रखा है, आपको वो वीडियो भी ज़रूर देखना चाहिए, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में और स्क्रीन पर भी देता जा रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।